शादी के 18 साल बाद कोई पत्नी बोले अपने पति से कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, समझो उस पति पर या उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मामला सच्चा है लेकिन गंभीर है। ये पति पत्नी के झगड़ों ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं ऐसे झगड़े। मामला दिल्ली का ही है। दिल्ली के अंदर रहने वाली एक महिला ने 18 साल बाद अपने पति का घर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पति से कुछ मामलों में डिफरेंसेस थे, मतलब तकरार थी आपस में, उनकी नहीं बनती होगी, छोटे मोटे झगड़े होते होंगे। पति के परिवार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मामला सुलझ जाए और पिछले 2 सालों में दर्जनों मीटिंग परिवार के लोगों की हुई, लेकिन महिला नहीं मानी। महिला के 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है 16 साल की और एक बेटा है 12 साल का। उसका कहना यह है कि मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे साथ अलग से मकान लेकर रहे। पति का कहना यह है कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को कैसे छोड़ सकता हूं, जहां पर मेरा बिजनेस है उस जगह को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। यदि कोई परेशानी है आपको तो मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उस पर सुधार करूंगा। मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। ये सारी बातें परिवार की जो मीटिंग हुई, रिश्तेदारों की जो मीटिंग हुई, उसमें हुई, लेकिन महिला नहीं मानी। महिला के मन में भूत सवार था कि जिस जगह आप रहते हो वो जगह छोड़ दो, जो बिजनेस आप करते हो वो बिजनेस आप जहां मकान लेंगे उसके नज़दीक ले आओ, लेकिन जमा जमाया बिजनेस पति कैसे छोड़ दे। और एक दिन पति को नोटिस मिल गया विमेन सेल का। विमेन सेल के सामने महिला का पति लगभग 7-8 बार पेश हुआ। मामला मीडिएशन में गया। मीडिएशन के अधिकारियों ने और पुलिस के लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना महिला मानी और ना ही पति उसकी बताई बात मानने को तैयार था। सामाजिक तौर पर लोगों ने कहा कि आपके ससुर बीमार रहते हैं, उनका इलाज चल रहा है, माताजी भी बुजुर्ग हो गई हैं, यदि एक ही बेटा है वो उनको छोड़ देगा तो वो कहाँ रहेंगे। महिला जिद पर अड़ी रही। काफ़ी इंतजार करने के बाद पति ने पुलिस को बोला कि मैं मजबूर हूं, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। तो महिला ने अपने पति पर और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, उसके पिता द्वारा शादी में किया गया खर्चा और जो सामान दिया गया था उसका आरोप लगाकर उनके खिलाफ दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दी। जैसे ही एफआईआर हुई, आप समझ सकते हैं कि जब एफआईआर होती है तो जिसके खिलाफ होती है तो उसको गिरफ्तारी का डर सताने लगता है। और आजकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से अब डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट करने नहीं जाती है। पहले पुलिस उन्हें सीआरपीसी की सेक्शन 41A-B जो भी है उसके तहत नोटिस भेजती है। नोटिस
जैसे ही महिला की ससुराल में पहुंचा तो वहाँ हाहाकार मच गया कि उम्र के इस पड़ाव में सास ससुर के खिलाफ, पति के खिलाफ, पति की बहन और बहनोई के खिलाफ पुलिस का नोटिस आया है कि आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। और क्या लिखा उस नोटिस के अंदर? वो नोटिस मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उम्र के इस पड़ाव में जो ये स्टेप ले रहे हैं पति पत्नी, मुझे नहीं मालूम कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, उसका निर्णय तो आने वाले समय में होगा। लेकिन इस नोटिस में बड़ा खुले तौर पर लिखा हुआ है कि जो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है 490A 406/34 IPC के तहत, 34 का मतलब एक से अधिक लोगों के खिलाफ, उससे मतलब इट रिवील्ड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स to question you to ascertain facts and circumstances from you in relation to the present investigation. Hence, you are directed so and so, so and so. नींद हराम हो गई महिला के ससुराल पक्ष की, और यही वो चाहती थी। मामले की गहराई में जाएं तो देखेंगे कि महिला चाहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूं और मुझे आप इतने पैसे दे दें। यदि आप पैसे नहीं देंगे तो ये केस भुगतिए। अब सोचने का विषय ये है कि 18 साल के बाद मुकदमा दर्ज होना, और आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन पर बुलाने का मतलब ये है कि बारी बारी सबको गिरफ्तार किया जाएगा और संबंधित कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, और जहां पर जज साहब को लगेगा कि बेल देनी चाहिए तो बेल मिलेगी। अक्सर ऐसे मामलों में बेल मिलती नहीं है, एक बार तो जेल भेज ही दिया जाता है और उसके बाद जहां पति पत्नी का जीवन बेहाल हो चुका है और आगे बर्बाद हो जाएगा, उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि उनका क्या होगा। और ऐसे मामले आप अक्सर देखते हैं, ना केवल दिल्ली में, देश भर में रोज दर्ज होते हैं। और ऐसे मामलों के अंदर अल्टीमेटली कौन होता है सफरर? बुजुर्ग माता पिता और बच्चे। अब मुझे एक बात बताइए, आप उम्र के इस पड़ाव में यदि शादी 18 साल पहले हुई है तो कितनी उम्र होगी महिला की? 43-44 वर्ष। और उससे 2-4 साल बड़ा उसका पति भी होगा। क्या कर रहे हैं लोग? क्या कारण है इसके पीछे? ये जो मैंने किस्सा बताया ये 100% सच है। इस सारे मामले में समाज की भी भूमिका होती है। समाज क्यों नहीं आगे बढ़कर ऐसे मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर कोई रास्ता निकाले जिससे कि दो परिवार बर्बाद होने से बच जाएं। ये एक मामला नहीं है, आप ढूंढेंगे तो आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और देश भर की कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह के मामले चल रहे हैं। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों हमने एक चर्चा कराई थी इसी मुद्दे पर, शादी ब्याह के मामले में ये क्यों रिश्ते टूटते हैं या क्यों आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं या डिवोर्स होते हैं। उसमें कुछ बातें निकल कर आई थी कि
शादी से पहले यदि लड़का लड़की में कंपैटिबिलिटी है नहीं, इसके बारे में देख लिया जाए। कई बार लड़का पैसे वाला है, लड़की गरीब परिवार की है और शादी कर दी जाती है और बाद में समस्याएं कुछ मामलों में आती हैं। इसी प्रकार लड़के वाला झूठ बोलकर, पढ़ाई के बारे में झूठा बताकर, संपत्ति के बारे में झूठा बताकर शादी हो जाती है और बाद में दिक्कत आती है। इसी प्रकार लड़की वाले भी लड़की की किसी बीमारी को छुपाकर या उसका जो एक किस टेम्परामेंट में पली है या उसकी पढ़ाई कितनी है, उन बातों को छुपाकर शादी हो जाती है और बाद में दिक्कत आती है। एक सलाह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सलाह ये है कि यदि शादी के दौरान, जैसे आप जन्मपत्री मिलाते हैं, जन्मपत्री मिलाएं ना मिलाएं वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि आप एक हेल्थ प्रोफाइल सर्टिफिकेट दोनों पक्ष दिखा दें, जिससे मालूम हो जाए कि लड़के में कोई कमी है या कोई बीमारी है, तो वो सामने आ जाएगी। उसी प्रकार जो लड़की में यदि किसी प्रकार की कोई फिजिकल बीमारी है वो सामने आ, उसी प्रकार सर्टिफिकेट जो एजुकेशन के हैं, क्वालिफिकेशन के हैं, वो भी सामने प्रदर्शित कर देने चाहिए। और साथ में जो खर्चे वाला मामला है, स्टेटस का जो मामला है, मेरे इतने मकान हैं, मेरा ये लेवल है, ये स्टेटस, जिनको लेकर अल्टीमेटली झगड़े होते हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है, जो कि बाद में पता लगता है कि नहीं है, यदि उसका ब्यौरा भी बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि आपकी लड़की ने या आपके लड़के ने जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना है, तो क्यों ना खुलकर वो सब दिखा दिया जाए। अब एक बात आती है दहेज की। जब भी कोई केस होता है तो लड़की पक्ष कहता है कि मैंने इतना अमाउंट खर्च किया। वो सच भी हो सकता है लेकिन झूठ भी हो सकता है। उसी प्रकार लड़का पक्ष कहता है कि मैंने शादी के दौरान इतना सोना दिया, इतना जेवर दिया, इतना मैंने खर्चा किया। यदि इन सब का ब्यौरा आपको याद होगा, अब शादी के बाद हर एक जोड़े को, मतलब लड़का लड़की को, पति पत्नी को एसडीएम ऑफिस जाना होता है और वहाँ पर जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हमारी शादी इस डेट को हुई थी। और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही उनकी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़, बैंक अकाउंट में नाम चेंज होना है या आपका वोटर लिस्ट में नाम आना है, पासपोर्ट में पिता की जगह पति का नाम आना है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो पाती हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मेरी सलाह है, पारदर्शी सफ़र इस चैनल की सलाह है कि शादी के बाद जब आप एसडीएम ऑफिस में जाएं, यदि सरकार, मोदी जी सुन लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के नेता भी यदि देख रहे हो तो एक इस प्रकार का विधेयक ले आएं या एक ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जहां शादी का रजिस्ट्रेशन होगा एसडीएम ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, क्योंकि दिल्ली में एसडीएम डीएम का होता है, लेकिन बाकी गांव में, कस्बों में कलेक्ट्रेट बोलते हैं उस जगह जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। वहां पर दोनों पक्ष, लड़का पक्ष, लड़की पक्ष, मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर एक अंडरटेकिंग दें या एक एफिडेविट जमा करा दें कि हमारी शादी में कुल इतना खर्चा हुआ टोटल, इसमें लड़का पक्ष ने इतना खर्च किया, लड़की पक्ष ने इतना खर्च किया। और वो एफिडेविट जमा होने के बाद कम से कम इन केस, मैं नहीं चाहूँगा झगड़ा हो, यदि झगड़ा होता है वर वधू पक्ष में, तो कम से कम ये आरोप नहीं लगा पाएंगे कि मैंने इतना लगाया, क्योंकि ऑलरेडी अंडरटेकिंग आपने दी है, एफिडेविट आपका जमा है, उसके बेस पर कोर्ट फैसला कर सकती है। क्योंकि जिस मामले का मैंने जिक्र किया शुरुआत में, उस मामले में भी यही हो रहा है कि मेरे पिता ने इतने पैसे लगाए, ये सामान दिया है, और लड़का पक्ष कह रहा है जी हमने इतना सोना दिया।
भारत के नियम के हिसाब से जो लड़के पक्ष द्वारा खर्च किया जाता है वो स्त्री धन के रूप में लड़की पक्ष का होता है, हमेशा उसका रहता है। लेकिन यदि लड़की पक्ष ने जो खर्चा किया है तो इन केस ऑफ सेपरेशन वो लड़के पक्ष को वापस करना होता है। जबकि आप देखते हैं शादी में क्या होता है, टेंट में खर्चा, कैटरिंग में खर्चा, गिफ्ट्स में खर्चा, वो क्या होता है, मिलनी मान के तौर पर लाखों रुपए बांट दिए जाते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं। अब आप शादी में गए, आपको मिलनी के रूप में एक अमाउंट मिला, वो तो आप लेके अपने घर चले गए, लेकिन जब झगड़ा होगा तो उसका भुगतान किसे करना होगा? उसका भुगतान लड़के पक्ष को करना होगा। इन सब आडंबर से ऊपर उठकर आप शादी ब्याह करें और शादी ब्याह से पहले खुलकर साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर हेल्थ प्रोफाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफाइल, प्रॉपर्टी और समाज में उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लें। और शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के दौरान शादी में हुए खर्चे का एक ब्यौरा, डिटेल ब्यौरा का मतलब ही डिटेल, जो क्या कहेंगे उसको, डिटेल एफिडेविट में दे दें तो ऐसी परेशानी नहीं होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को बड़े प्यार से देखते हैं और हमें अपना प्यार लुटाते हैं। वीडियो को लाइक कर कर, शेयर कर कर मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।